हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के डायमेंशंस को कवर किया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कौन कौन से आयाम आते हैं। इसके पहले हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, विकास और वृद्धि क्या है, इन सबको कवर किया है। तो आप उनको एक एक करके देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपके सजेशंस हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे के व्यक्तित्व को कैसे शेप करता है, उसके डेवलपमेंट में कैसे योगदान देता है। जो बच्चे का व्यक्तित्व है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वंशानुक्रम क्या है। तो वंशानुक्रम से तात्पर्य शारीरिक व मानसिक गुणों के संचरण से होता है जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करते हैं। जीन्स क्या होता है? जीन्स क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। वंशानुक्रम के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों और जैव वैज्ञानिकों ने कई सारे सिद्धांत दिए हैं। तो एक एक करके हम उन सिद्धांतों को देख लेते हैं। सबसे पहले है समानता का नियम, फिर है विभिन्नता का नियम, फिर है बीजकोष की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अर्जित गुणों का संक्रमण और मेंडल का नियम। मेंडल का नियम तो काफ़ी फेमस है और वंशानुक्रम का जनक इन्हें कहा जाता है, मेंडल को। तो सबसे पहले हम देखते हैं समानता का नियम। समानता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के ही समान होते हैं। जैसे अगर किसी के माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हैं तो उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। अगर माता पिता की हाइट लंबी है तो बच्चे की भी हाइट लंबी होगी। अगर माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी उनका गोरा होगा। यानी जो बच्चा होता है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होता है। जितने भी नियम हैं उनमें कुछ ना कुछ अपवाद जरूर हैं। इस नियम में भी ये पूर्णतः सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि आपने भी बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है वो एकदम अपने माता पिता के समान ही हों। बहुत बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चा भी उतना ही इंटेलिजेंट हो। या उनकी हाइट लंबी है तो बच्चा भी लंबा हो, ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे की हाइट छोटी भी हो सकती है। या उनकी हाइट अगर कम है तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे की भी हाइट कम हो, कभी कभी बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है। तो ये समानता के नियम का अपवाद हो गया और इसे समानता के नियम को हमने समझा कि इस नियम में ये बताया गया कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता के बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? विभिन्नता का नियम। विभिन्नता के नियम में कहा गया है कि बालक जो है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान ना होकर उनसे कुछ भिन्न हो सकता है। मतलब कुछ उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, एकदम एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है। जैसे वो एक दूसरे के समान होते हुए भी उनमें इंटेलिजेंस लेवल जो है उनका वो अलग हो सकता है, उनका जो कलर है वो अलग हो सकता है, या उनका जो स्वभाव है वो अपने माता पिता से भिन्न हो सकता है। तो इस नियम में ये बताया गया कि जो बच्चे हैं वो माता पिता से अपने जो विभिन्न गुण हैं वो प्रकट कर सकते हैं। फिर तीसरा जो नियम है वो है बीजकोष की निरंतरता का नियम। बीजकोष की निरंतरता के नियम में क्या है? इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीजकोष जो होता है वो है और ये कभी नष्ट नहीं होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो बीजकोष है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे आपके माता पिता को उनके माता पिता से, यानी आपके दादा दादी से और नाना नानी से मिला, उनको कहाँ से मिला? आपके दादा दादी और नाना नानी को उनके माता पिता से मिला, आपको अपने माता पिता से मिला है और फिर आपके बच्चों को आपसे मिलेगा। तो ये जो बीजकोष है वो निरंतर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता रहता है। ये बीजकोष की निरंतरता का नियम है और इस नियम की भी आलोचना की गई। इस नियम की आलोचना किन्होंने किया है? BN झा एक है, उन्होंने इस नियम की आलोचना की है और उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार जो माता पिता हैं वो क्या हो गए? वो सिर्फ एक संरक्षक हो गए बीजकोष के, जो एक बैंक की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बीजकोष को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस नियम की भी ये आलोचना की गई। फिर क्या है? चौथा, प्रत्यागमन का नियम। आपने इसके पहले समझा समानता का नियम और विभिन्नता का नियम। समानता के नियम में क्या था कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता के बिल्कुल समान होगा, ये कहा गया था। और विभिन्नता के नियम में कहा गया था कि जो बच्चा है वो माता पिता के समान होते हुए भी उनसे कुछ गुणों में भिन्न हो सकता है, उनसे थोड़ी भिन्नता उनमें पाई जा सकती है। लेकिन ये जो प्रत्यागमन का नियम है ये कहता है कि जो बालक है वो अपने माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण भी प्रदर्शित कर सकता है, यानी उसके अंतर्गत बिल्कुल विपरीत गुण भी पाए जा सकते हैं।
जैसे अगर किसी के माता पिता बहुत प्रतिभाशाली हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके बच्चे में बिल्कुल भी प्रतिभा ना हो, बहुत मतलब निम्न स्तर की प्रतिभा हो, उतना प्रतिभाशाली ना हो, तो प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि वो बिल्कुल विपरीत गुण भी उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है अर्जित गुणों का नियम। अर्जित गुणों के नियम में क्या है कि जो माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण हैं वो उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम का भी खंडन किया गया लैमार्क के द्वारा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ अर्जित करता है वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो ये अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम हो गया। फिर आता है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम जो है वो बहुत ही फेमस नियम है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इन्होंने उद्यान मटर पर अपना प्रयोग किया था, रिसर्च किया था, काफ़ी टाइम तक इन्होंने स्टडी की थी और फिर इन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकाला कि जो लक्षण है वो किससे डिसाइड होता है, कारक के द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारक को बाद में जीन्स कहा गया। इन्होंने अपनी स्टडी के आधार पर 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। बहुत डिटेल में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में जो मेन इसके नियम हैं इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो जो पहली पीढ़ी है उसमें केवल प्रभावी गुण दिखाई देते हैं, ये प्रभाविता का नियम है। फिर है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है, एक आनुवांशिक गुण का वितरण दूसरे आनुवांशिक गुण के वितरण से प्रभावित नहीं होता है, यानी वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक, जो तीसरा है वो है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है, जो गुण पहली संकर पीढ़ी में छिपा रहता है वो समाप्त नहीं होता, बल्कि बाद की जो संकर पीढ़ी है उनके कुछ सदस्यों में दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि पहली पीढ़ी में अगर कोई गुण दबा रह गया है, प्रकट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है, उसका अस्तित्व है और वो बाद की पीढ़ियों में प्रदर्शित होता है। तो ये तीनों नियम हो गए मेंडल के। फिर है बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव। हम देखते हैं कि बालक पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले है उसके शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, फिर उसकी मूल शक्तियों पर प्रभाव, उसकी चरित्र पर प्रभाव और महानता पर प्रभाव। अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। अब शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव में क्या आ गया कि अगर किसी के माता पिता की हाइट लंबी है तो उसके बच्चे की भी हाइट लंबी होगी, या उनका कलर जो है वो गोरे हैं तो उनके बच्चे भी गोरे होंगे, तो वंशानुक्रम का प्रभाव उसके बच्चे के शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है। आपने देखा होगा मतलब ऐसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आँख वगैरह की होती है, मतलब वो भी ऐसे जिनके मदर की आँखें बड़ी हैं तो उन बच्चों की भी आँखें बहुत बड़ी होती हैं। तो शारीरिक लक्षणों पर वंशानुक्रम का प्रभाव आप अपने आसपास जब ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अपने आसपास देख के जब याद करने की मतलब पढ़ने की कोशिश करेंगे अपने वातावरण से, तो वो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आएंगी बुक की अपेक्षा। तो जब भी आप कुछ पढ़िए तो उसको अपने आसपास ऑब्जर्व करके देखने की कोशिश कीजिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फिर है मूल शक्तियों पर प्रभाव। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि जो बालक की मूल शक्तियां हैं उनका प्रधान कारण क्या है, उसका वंशानुक्रम। फिर है चरित्र पर प्रभाव। इसमें डगडेल हैं, उन्होंने दिया है अपना मत कि जो चरित्रवान माता पिता हैं उनके बच्चे भी चरित्रवान होते हैं और जो चरित्रहीन माता पिता होते हैं उनके बच्चे भी चरित्रहीन होते हैं। फिर है महानता पर प्रभाव। इसमें गाल्टन ने अपना मत दिया है कि जो व्यक्ति की महानता है उसका कारण क्या है, उसका वंशानुक्रम, उसकी हेरिडिटी है, उसके जो उसकी जो महानता का कारण है वो उसकी हेरिडिटी है। तो ये बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव हो गया। अब हम वातावरण के बारे में समझ लेते हैं कि वातावरण में क्या क्या आएगा। तो वातावरण वह आवरण है जो व्यक्ति को उत्तेजित व प्रभावित करता है। आप इसमें देखिएगा कि जीन्स के अलावा जो कुछ भी बच्चे को प्रभावित करता है और उत्तेजित करता है वो सब वातावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक डेफिनेशन दी हुई है इसमें पीजसबर्ड के अनुसार। उसमें क्या उन्होंने कहा है कि पर्यावरण में वे सभी वस्तुएं हैं जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुई हैं तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है वो कैसे निर्धारित होता है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से निर्धारित होता है। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है ओवरऑल, उसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों शामिल होता है।
बालक पर अब वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आपने देखा कि उस पर वंशानुक्रम का बालक पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था, उसकी शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ रहा था, उसकी जो मूल शक्तियाँ हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, उसकी चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। ऐसे ही जब जो उसके आसपास का वातावरण है बालक का, वो उस पर क्या प्रभाव डालता है, इसमें हम देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले है मानसिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक अंतर पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव और बालक पर बहुमुखी प्रभाव। सबसे पहले क्या हम देखते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। देखिए, हेरिडिटी से आपको कितने भी अच्छे गुण मिले हों, आपके पास आपके माता पिता बहुत इंटेलिजेंट हों या और मतलब कितने भी अच्छे गुण आपके हों, लेकिन अगर आपके आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है तो वो गुण आपके विकसित नहीं हो पाएंगे आपके अंदर। क्यों? क्योंकि वातावरण हमारे आसपास का जो है वो आपके ऊपर प्रभाव डालता ही है। जैसे जो आपके आसपास का सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण होगा वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा, आपका मानसिक विकास उससे अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको पूरी तरह से जैसे जो भी आसपास के आपके वातावरण से आपको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, मान लीजिए आपके आसपास का वातावरण ऐसा है कि वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ कई सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो उससे जो आपका हेरिडिटी से आपको जो अच्छे गुण भी मिले हैं वो भी धीरे 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 करके पूरी तरह से वो विकसित नहीं हो पाते और कहीं ना कहीं दबे रह जाते हैं। फिर है शारीरिक अंतर पर प्रभाव। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रजातियों में जो शारीरिक अंतर होता है वो वंशानुक्रम से ना होकर के वातावरण से भी प्रभावित होता है, यानी जो भौगोलिक वातावरण है वो अपना प्रभाव डालता है शारीरिक अंतर पर। फिर है व्यक्तित्व पर प्रभाव। बालक के विकास पर उसकी जो ओवरऑल उसका व्यक्तित्व है उस पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जो उसको हेरिडिटी से गुण मिले हैं उसके अलावा जो उसके आसपास का वातावरण है वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहयोगी होता है। अगर उसके आसपास के लोगों की अच्छी आदतें हैं, उसके आसपास के लोग जो है मतलब इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो अगर वो थोड़ा कम इंटेलिजेंट भी होगा या उसकी कुछ आदतें ऐसी होंगी जो नहीं अच्छी होंगी तो वो सोचेगा कि अच्छा हमारे आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, हम इन लोगों के जैसे बने, वो उन लोगों के जैसे बनना चाहेगा। तो फिर वो धीरे धीरे करके अपने अंदर उन आदतों को लाता है। ये आप वातावरण से ही उसको ये मिल रहा है, तो ये व्यक्तित्व उसके व्यक्तित्व पर ये प्रभाव हो गया, एक अच्छा प्रभाव पड़ता है सकारात्मक। और अगर उसके आसपास का वातावरण नहीं अच्छा है तो फिर उसके व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। धीरे धीरे करके उसकी जो अच्छी आदतें हैं वो भी खराब होने लगती हैं। तो ये बालक पर के व्यक्तित्व पर वातावरण का प्रभाव हो गया। फिर है बालक पर बहुमुखी प्रभाव। बालक का जो वातावरण है वो उसके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक जितना भी विकास है, उसके सभी अंग जो आयाम हैं विकास के, उन सब पर वातावरण का प्रभाव रहता है। जैसे उसके शारीरिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव होगा। अगर उसके आसपास खेल का मैदान है, कई सारे उसके साथी हैं, छोटे बच्चे हैं आसपास खेलते रहते हैं, तो उनका जो शारीरिक विकास है वो अच्छा होगा। फिर ऐसे ही मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया। अगर उसके आसपास के लोग अच्छे हैं, उसके स्कूल में उसका पीयर ग्रुप है, उसके टीचर्स हैं, उसका सामाजिक विकास बहुत अच्छा होगा, उसका संवेगात्मक विकास अच्छा होगा। तो बालक के जो बहुमुखी प्रभाव है बालक पर, उसका वातावरण पर का उसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। तो इस तरह से आपने समझा कि वातावरण का प्रभाव जो है वो बालक पर कैसे पड़ता है। थैंक यू सो मच।